एवरीवन। सो इन +1 केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, इसमें हमने अभी तक दो अप्रोच डिस्कस की। फर्स्ट हमने डिस्कस की लेवाइस एंड कॉसल अप्रोच, सेकंड हमने डिस्कस की विस्पर थ्योरी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट अप्रोच विच इज़ नॉन एज वीबीटी। ये जो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हिटलर और लंदन ने प्रपोज की 1927 में। और क्या रीज़न था कि वीबीटी को लेके आए और वीबीटी को हमने स्टडी किया। द रीज़न इज वीबीटी ने जो लेविस और विस्पर की जो लिमिटेशंस थी ना, उन पे ओवरकम किया, उनके जो भी क्वेश्चंस थे उनको आंसर किया। जैसे लेविस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज एंड बॉन्ड लेंथ। लेविस की जो अप्रोच थी वो ये भी आंसर नहीं कर पाई थी कि क्यों मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग होती है, उनकी बॉन्ड लेंथ क्यों अलग अलग होती है। शेप्स ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अगर एक से ज़्यादा एटम्स आ गए तो लेविस ने कभी भी उनकी शेप को एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे अगर आप याद करें तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हम CH4 को ऐसे डिज़ाइन करते हैं। CH4 is a polyatomic molecule. According to Lewis, the structure is this. तो लेविस अप्रोच पोलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। विस्पर ने ज्योमेट्री के बारे में तो बता दिया आपको कि कौन से पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की कौन सी ज्योमेट्री होगी, बट विस्पर भी उस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमने डिस्कस किया वीबीटी को, विच इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किसने दिया वीबीटी को? हिटलर और लंदन ने 1927 में। In this theory we are going to discuss about two approaches. One is energy consideration के बारे में हम बात करेंगे। जब एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे तो एनर्जी चेंजेस कौन कौन से होंगे। सेकेंड वन इज ऑर्बिटल ओवरलैप। किस केस में हमारे जो एटम्स हैं वो कंबाइन करेंगे, वो हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। एक हम एनर्जी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग और दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैप के कंसिडर के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट वन इज एनर्जी कंसिडरेशन डिस्कस करते हैं। लिमिटेशंस नोट कीजिए आप। कुछ क्वेश्चंस थे इन दोनों की कमियां जिनको वीबीटी ने आंसर किया। द फर्स्ट वन इज एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग वीबीटी में बात बोला गया कि अगर आपके मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते टाइम, मान लीजिए फर्स्ट अप्रोच हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी कंसिडरेशन। देयर आर टू हाइड्रोजन एटम्स HA एंड HB। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा गया कि जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो कुछ नए रिपल्सिव फोर्सेस ओरिजिनेट होते हैं, कुछ नए रिपल्सिव फोर्सेस आते हैं और कुछ नए अट्रैक्टिव फोर्सेस आते हैं रोल में। जब तक ये दोनों दूर दूर हैं, ना कोई रिपल्शन है इनके बीच में, ना कोई अट्रैक्शन है इनके बीच में, बट एक पॉइंट पे आके जब आप इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पास लाते जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस भी ओरिजिनेट होते हैं, जनरेट होते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी जनरेट होते हैं। सो वीबीटी कहती है इफ अट्रैक्टिव फोर्सेस are greater than repulsive forces, if attractive forces are greater than repulsive forces, only then the molecule is formed। मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा होंगे तो कंपाउंड बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। देखो कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस, HA के पास अपना न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हमने HA से रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरे मॉलिक्यूल को HB से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैव इट्स ओन न्यूक्लियस एंड इट्स इलेक्ट्रॉन। अनदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैव इट्स वन न्यूक्लियस एंड इट्स वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस है, दोनों के पास उनके इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो जब आप इनको पास लेके आएंगे तो इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। Na attracts Eb, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली Nb attracts Ea, क्लियर? वहीं पे अगर हम रिपल्शन की बात करें, जब ये पास पास आएंगे Na पॉजिटिव Nb पॉजिटिव, सो
पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे खुद को, Na एंड Nb रिपेल ईच अदर। सिमिलरली Ea नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, Eb भी क्या है, नेगेटिव है। सो दीज टू Ea एंड Eb ऑल्सो रिपेल ईच अदर। सो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि जो हमारे न्यू फोर्सेस हैं वो क्या है, अट्रैक्टिव भी हैं और रिपल्सिव भी हैं, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ attractive forces, the magnitude of attractive forces is greater than the repulsive forces, is greater than the repulsive forces। अगर यहाँ पे एक और अट्रैक्शन देखिए तो इस न्यूक्लियस ने इसको भी अट्रैक्ट किया है और इस न्यूक्लियस ने इसको भी आपस में अट्रैक्ट करके रखा है। सो देयर आर ओवरऑल 4 अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड ओनली 2 रिपल्सिव फोर्सेज। तो ओवरऑल, नॉट द न्यू वन, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेज ज्यादा हो गए रिपल्सिव से, दैट्स व्हाई H2 मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, H2 मॉलिक्यूल फॉर्म। तो किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें ये देखना है कि जो नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है क्या उनका मैग्नीट्यूड नए फोर्सेस ऑफ रिपल्शन से कम है या ज़्यादा है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम हुआ तो मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ तो हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। यहाँ पे हम एक ग्राफ डिस्कस करते हैं, इसको नोट कीजिए। VBT कहती है इफ अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस सो मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। एक के न्यूक्लियस ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, दूसरे के न्यूक्लियस ने उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, दोनों न्यूक्लियस ने रिपेल किया खुद को और दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने खुद को रिपेल किया। देयर इज एन डायग्राम जिसको हम एनर्जी डायग्राम भी बोलते हैं। दिस वन रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी and this one represents distance between the atoms, distance between the atoms। मान लीजिए इनिशियली डिस्टेंस इतना है, तो जैसे जैसे आप इन मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस को कम करते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप कुछ भी मान लीजिए, XYZ इज इन पॉजिटिव। जैसे ही आप इन मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस को कम करते जाएंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को अटेन करेंगे। आफ्टर दिस पॉइंट अगर आप इनके डिस्टेंस को और कम करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस ओरिजिनेट हो जाएंगे एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज शार्प इंक्रीज्ड। दोबारा सुनिए, दो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, जैसे आप उनको पास पास लेके आ रहे हैं उनका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है एट अ फिक्स डिस्टेंस। मान लीजिए इस डिस्टेंस पे आके इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई एंड देयर स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। जब एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इस पॉइंट पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो गई। अगर इस पॉइंट से ज़्यादा आप इनके डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, राइज कर जाएगी। और उस पोटेंशियल एनर्जी के राइज होने का रीज़न है रिपल्सिव फोर्सेस ओवरकम। क्लियर? नोट कीजिए इस डायग्राम को, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ज़्यादा है रिपल्सिव फोर्सेस से। अगर हम बात करें हीलियम मॉलिक्यूल की, लेट अस टेक 2 एटम्स ऑफ हीलियम, हीलियम ए एंड हीलियम बी। तो हीलियम ए के पास अपना न्यूक्लियस है और उसके पास खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2, उसके पास खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, Ea एंड Ea1। क्लियर? हीलियम बी के पास न्यूक्लियस है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर हम देखते हैं
तो किन किन के बीच में होगी? जब आप इनको पास लेके आओगे तो ये न्यूक्लियस इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. सो Na attracts Eb and Na attracts Eb1 also. Na इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा, क्लियर? और Nb इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा. Nb attracts Ea and Nb attracts Ea1. New forces of repulsion. अट्रैक्शन अगर डेवलप हो रहा है तो आप इनको ज्यादा पास लाएंगे तो रिपल्शन भी डेवलप होगा. Na Nb को रिपेल करेगा. दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे. Ea Eb को रिपेल करेगा, साथ ही साथ Ea Eb1 को भी रिपेल करेगा, बिकॉज बोथ आर इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. सेकेंडली Ea1 repels Eb and Ea1 repels Eb1. So overall जब देखा गया तो अट्रैक्शन फोर्सेस 4 है, रिपल्शन फोर्सेस 5 है. The magnitude of repulsion forces is greater than attraction forces, so He2 does not exist. एनर्जी कंसिडरेशन से हम ये आंसर कर सकते हैं कि जो हीलियम का जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि हीलियम के मॉलिक्यूल को बनाते टाइम रिपल्सिव फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो ओवर पावर कर देता है अट्रैक्टिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को. दैट्स व्हाई हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट फॉर्म, डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर? नोट कीजिए. फिर हम नेक्स्ट अप्रोच ऑर्बिटल अप्रोच डिस्कस करेंगे. So our next approach is नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल अप्रोच के बारे में. ऑर्बिटल ओवरलैप. ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हिटलर और लंदन ने क्या कहा कि किसी ऑर्बिटल को अगर ओवरलैप होना है ना तो उसको हाफ फिल्ड होना पड़ेगा. ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर. क्लियर? सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे. मान लीजिए इस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ने इस हाफ ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की और जो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बीच में आ गए. जैसे यहाँ पे देखो, ये एक न्यूक्लियस एक एटम, एक न्यूक्लियस एक एटम, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था और जब इन दोनों ने ओवरलैपिंग की तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना वो किन के बीच में आ गया? दो न्यूक्लियस के बीच में आ गया. दोबारा सुनिए, हिटलर लंदन ने कहा ऑर्बिटल के ओवरलैप होने के लिए उसका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होना जरूरी है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑर्बिटल में. सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा कि जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो दो न्यूक्लियस के बीच में रहते हैं. क्लियर? सेकेंडली थिंग, ये जो ओवरलैप हुआ है ये डायरेक्शनल होता है. ऐसा नहीं है कहीं से भी हो गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ये दोनों क्या करेंगे? आपस में ओवरलैप करेंगे. क्लियर? दूसरी चीज, जितना स्ट्रॉन्ग ये ओवरलैप होगा ना उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा बॉन्ड बनेगा. जितना स्ट्रॉन्ग ये ओवरलैप होगा, स्ट्रॉन्ग ओवरलैप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितना स्ट्रॉन्ग ओवरलैप बनेगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. एक और पॉइंट यहाँ पे, ये जो ओवरलैपिंग है ना इससे दो टाइप के बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. एक बनता है सिग्मा बॉन्ड, एक बनता है पाई बॉन्ड. क्लियर? दिस वन इज द बेसिक नॉलेज ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कि हाफ फिल्ड होना चाहिए. जब ओवरलैप कर लेंगे तो दो न्यूक्लियस के बीच में अटक जाएगा कहीं पे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं. जितना स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा बॉन्ड वहां पे बनेगा. क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी.
नाउ द पोस्टुलेट्स ऑफ VBTR जो हमने डिस्कस किया उसको हमने लिखा है अभी. पोस्टुलेट्स क्या है? A covalent bond is formed by overlapping of two half-filled valence orbitals. दो exactly half-filled valence orbitals एक दूसरे के साथ overlap करेंगे. filled orbitals या fully filled orbitals overlap नहीं होंगे. हमेशा एक half-filled orbital का present होना जरूरी है. Second point, the electron in overlapping orbitals get paired. अलग अलग जो थे ऑर्बिटल्स उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे एक एक वो पेयर्ड हो जाते हैं और वो दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में रहते हैं. जैसे हमने अभी भी डायग्राम बना के दिखाया था आपको. दीज आर द टू न्यूक्लियस और दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो क्या हो चुके हैं अब ओवरलैपिंग की वजह से पेयर्ड हो चुके हैं और न्यूक्लियस के बीच में कहीं एग्जिस्ट करते हैं. जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे वो डायरेक्शनल नेचर का बनता है और उसकी अगर डायरेक्शन पूछी जाए ना तो आप बताएंगे जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है उसी डायरेक्शन में वो बॉन्ड भी अपना नेचर शो करता है. द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग. वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम कहेंगे लोन पेयर. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अमोनिया. अब नाइट्रोजन के पास 5 है, 1 2 3 4 एंड 5. दीज आर द, ये क्या हो गए, इन्होंने हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया, ओवरलैपिंग. एंड वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैपिंग में नहीं गया उसको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे. लास्ट पॉइंट, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. जितना स्ट्रॉन्ग हमारी ओवरलैपिंग रहेगी, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. सिंपली दीज आर टू ऑर्बिटल्स. अगर ये बिल्कुल यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या हुई, बहुत कम हुई, तो ये वीक बॉन्ड बनेगा. अगर ये दोनों इस तरीके से ओवरलैप करते हैं, दिस वन इतना एक्सटेंट अगर ये ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. सो ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास दो टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं. वन इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, अनदर वन इज कॉल्ड पाई बॉन्ड. पोस्टुलेट्स लिखिए फिर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिस्कस करते हैं. ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड बनेंगे. वन इज सिग्मा बॉन्ड, अनदर वन इज पाई बॉन्ड. टाइप्स ऑफ बॉन्ड, वन इज सिग्मा बॉन्ड, अनदर वन इज पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं बाय एक्सियल ओवरलैपिंग. सिग्मा बॉन्ड के हम बोल सकते हैं बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, या आप कह सकते हो हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, या आप बोल सकते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग. जैसे हमने रिप्रेजेंट किया था अभी दो मार्कर्स को, इसका एंड और इसका एंड, एंड टू एंड, एक्सियल ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैप. एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड along the internuclear axis, along the internuclear axis. ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बनते हैं. तो जो पाई बॉन्ड है ना वो साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग, ये बनते हैं लेटरल ओवरलैपिंग से. हेड ऑन है, अगर सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन से बनता है तो जो पाई बॉन्ड है वो साइडवेज से बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग. लास्ट वन, ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है, ये परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है. ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनता है और ये पाई बॉन्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस फॉर्म होता है. सिंपली देखिए, मान लेते हैं दीज आर द टू सिग्मा बॉन्डेड, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से फॉर्म हो गए. उसके बाद हमारे पास अगर इनके परपेंडिकुलर में दो ऑर्बिटल्स हैं, मान लीजिए दिस वन इज द फर्स्ट फिंगर, दीज आर टू ऑर्बिटल्स. अब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग के बाद ये क्या है, दीज आर द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दीज आर द ऑर्बिटल्स विच आर प्रेजेंट ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दे ओवरलैप विद ईच अदर. These are the orbitals which are perpendicular to the internuclear axis. तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो किसको रिजल्ट करेगी, पाई बॉन्ड को. और जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर है उसकी ओवरलैपिंग किसको रिजल्ट करेगी, सिग्मा बॉन्ड को.
नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए सिंपली 1s ओवरलैप विद अनदर s, इसको हम बोलेंगे ss ओवरलैपिंग, इसको हम कहेंगे ss ओवरलैपिंग। s कैसे होते हैं? s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। p की शेप कैसी होती है? डम्बल। दिस वन इज, ये ओवरलैपिंग रीजन है। ओवरलैपिंग रीजन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक ऐसा पोर्शन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है इस जोन के अंदर। दिस वन इज पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, दिस वन इज पीपी ओवरलैपिंग। अब ये px, px, py, py या pz, pz जो भी आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे माना है, ये उसके ओवरलैप। Next one is, this is known as SP overlap. This one is known as SP overlap. नोट कीजिए इसको, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम कुछ मॉलिक्यूल्स से डिस्कस करते हैं इनको। SS overlapping with an example H2 मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट ओवरलैप हम डिस्कस कर रहे हैं SS ओवरलैप। लेट अस कंसीडर दिस इज ऑन द फर्स्ट H2 एटम, हाइड्रोजन एटम, अनदर हाइड्रोजन एटम। दिस इज 1s1 एंड दिस इज 1s1। S की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। तो SS ओवरलैप के अंदर हमेशा एक S, एक स्फेरिकल दूसरे स्फेरिकल के साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। दिस पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है 1 and 1, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है? सो बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। H2 एग्जिस्ट करेगा, राइट? He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको आप ऑर्बिटल ओवरलैप से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे? हीलियम 1s2, हीलियम 1s2 fully filled, these are fully filled। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या ऑर्बिटल ओवरलैप क्या कहता है? यहाँ पे हाफ फिल्ड होना चाहिए था, तब ये क्या करता है? ओवरलैप करता है, अदरवाइज नहीं करता। क्लियर है? सो H2 एग्जिस्ट करता है, H3, H4 ये भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों ओवरलैप करते हैं, दे आर कंप्लीटिंग देयर डुप्लेट। अब इनको किसी और के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता, ये आप यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं। SS ऑर्बिटल ओवरलैप करके हमेशा रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। किस टाइप का बॉन्ड बनाता है SS ओवरलैप? हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे इसका ओवरलैप होता है, और एक ही पॉसिबिलिटी है सिग्मा बॉन्ड बनने की। सेकेंड वन इज SP ओवरलैप। Second one is SP overlap. For example, let us consider the molecule atom hydrogen and another one is fluorine. Hydrogen is 1s1, fluorine is 1s2, 2s2, 2p5, 5 और इलेक्ट्रॉन्स है अब इसके पास p में, 1 2 3 4 5। 1 is half filled, let it be px या py मान लो, pz मान लो। All the three are of equal energy and symmetrical in shape. This is 1s, 1s, and this one is px. This is 1s, this one is px. So this one also results into the formation of sigma bond and HF molecule exist करेगा। Clear? SP overlap भी किसको बनाता है? सिग्मा को। SS overlap किसको बनाता है? सिग्मा को। उसके बाद हमारे पास आता है PP ओवरलैप। PP ओवरलैप सिग्मा को भी बनाता है और PP ओवरलैप पाई को भी बनाता है। जो P ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग प्रोसेस है,
वो सिग्मा को भी रिजल्ट करता है और पाई को भी रिजल्ट करता है। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज सिग्मा जो है ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला बन सकता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, पर पाई बेचारा अकेला नहीं बन सकता। पाई को अगर बनना है ना तो उसकी नेसेसिटी नीड है कि पहले सिग्मा बना हुआ हो मॉलिक्यूल में, सिर्फ तभी पाई बन सकता है। सो पाई बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट अलोन, डज नॉट एग्जिस्ट अलोन। ये भाई सब अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सिग्मा बॉन्ड अकेले एग्जिस्ट करता है। देखते हैं कैसे। पीपी ओवरलैप। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ F2 मॉलिक्यूल। एक F2 डिस्कस करेंगे, O2 N2 सारे डिस्कस करेंगे अब हम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज F2, वन फ्लोरीन अनदर फ्लोरीन, वही 1s2 2s2 2p5 कॉन्फ़िगरेशन से आप सब फैमिलियर हैं। सो दिस इज 2p5, 1 2 3 4 and 5, अगेन 2p5, 1 2 3 4 and 5, 2px is singly paired, 2px is singly paired। तो जो भी ऑर्बिटल आप सबसे पहले सिग्मा बॉन्डेड में कंसीडर कर रहे हो वो आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहलाता है। जनरली आपको बुक्स में 2pz मिलेगा, 2px भी ले सकते हैं। सो फर्स्ट 2px एंड सेकेंड 2px, head-on overlapping takes place, so this bond is sigma bond, F and F। अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है P की P के साथ ओवरलैपिंग, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो P ऑर्बिटल रहते हैं ना वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। क्लियर? PP ओवरलैपिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैपिंग in comparison to sp and ss। the reason is p orbitals are directional in nature। clear है? जो p की p के साथ ओवरलैपिंग होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। p की p के साथ जो ओवरलैपिंग है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे p ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। p ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। p ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है? डम्बल शेप। डंबल जैसे होते हैं, ये जो जिम में डंबल्स होते हैं उनके जैसे इनकी शेप होती है, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, इसी वजह से इनकी ओवरलैपिंग जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। सो लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज जो ये O2 मॉलिक्यूल है ना ये VBT की लिमिटेशन है। देखो कैसे। O2 मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं 1 ऑक्सीजन एटम अनदर ऑक्सीजन एटम, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है। डिजाइन करो इनको। वन टू थ्री 4, इसको डिजाइन करो 1 2 3 and 4। नाउ इसके पास py भी खाली है और pz भी। px py मान लो, ये पूरा 2p ऑर्बिटल था, pz फुली फिल्ड मान लीजिए, px फुली फिल्ड, py एंड pz, px py एंड pz, ये 2p के हैं। अब यहाँ पे इसके पास भी 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैप कर सकते हैं और इसके पास भी 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनको आप ओवरलैप करवा सकते हो। और ये दोनों ऑर्बिटल कैसे हैं अगर हम उनको डिजाइन करें? वी नो वन थिंग, x y एंड z आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्सिस है हमारे। सो लेट इट बी लाइक दिस, ये pz है तो ये py हो जाएगा। वहीं पे दूसरे का डिजाइन करो, अगर ये pz है तो ये क्या हो जाएगा? py, pz py क्लियरली दिख रहा है। अब इनको उठा के पास पास ले आओ। जब इनको पास पास लेके आएंगे तो ये किस तरीके से डिजाइन होंगे? क्लियर है? अलग अलग। अब मैं इसको उठा के इसके साथ रख रही हूं। जब आप इसको इसके पास लेके आएंगे, समथिंग लाइक दिस हैपन, pz and py।
कुछ ऐसा नजर आएगा। देयर इज एन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई किनके बीच में, पीजेड और पीजेड के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बन गया, पहले सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। अब ये पी वाई के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। ये क्या करेंगे, ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे और साइडवेज ओवरलैपिंग होने की वजह से किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड किनके बीच में बना, पी वाई एंड पी वाई फॉर्म्स पाई बॉन्ड। क्लियर है। एक और चीज देखो, आप सिग्मा बॉन्ड बनाते हो तो सिग्मा बॉन्ड में यहीं पे सिर्फ इतने से प्लेस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे है, तो पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। डन। पाई के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं और सिग्मा के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। सेकेंड थिंग, अकेला बॉन्ड आपने बनाया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिंगल बॉन्ड जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। डन। फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन द सिग्मा बॉन्ड। वहीं पे अब हेड ऑन ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड इसके साथ अटैच हो गया, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड है और ये जो ऊपर वाला ये अभी अभी बना है ये पाई बॉन्ड है। नीचे वाला बना हेड ऑन ओवरलैपिंग से और ऊपर वाला बना साइडवेज, हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड दिस इज साइडवेज ओवरलैपिंग। जैसे ही पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, क्या फ्री रोटेशन पॉसिबल है, नहीं। अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो इन केस ऑफ पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। नोट कीजिए इसको, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन देखो, एक इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ पे पी वाई ने पी वाई के साथ ओवरलैप कर लिया, पेयर्ड हो गए। पी जेड ने पी जेड के साथ ओवरलैप कर लिया, पेयर्ड। तो कहानी कुछ इस तरीके से हुई कि ये दोनों इन दोनों के साथ अब पेयर्ड हो चुके हैं और द मॉलिक्यूल अपीयर्स लाइक दिस। सारे पेयर्ड दिख रहे हैं, ये भी पेयर्ड है, ये वाला इसके साथ मिलके पेयर हो गया, पीजेड वाला पीजेड वाले के साथ पेयर्ड हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, इन दोनों के भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। नाउ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो हमारे O2 है वो कैसे है, डायामैग्नेटिक। O2 कैसा है हमारा, डायामैग्नेटिक। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, एक्चुअल में जब O2 का मैग्नेटिक बिहेवियर देखा गया ना, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है। वीबीटी ने कहा कि O2 डायामैग्नेटिक है, उसने प्रूव भी करके दिखाया, बट एक्चुअल में O2 कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है। वो हम आगे प्रूव करके दिखाएंगे आपको। सो नोट कीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक और देखते हैं पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नाइट्रोजन के केस में। नेक्स्ट वन, द फॉर्मेशन ऑफ N2। एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3। अब P के पास जो 3 ऑर्बिटल्स है ना, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों ही ओवरलैपिंग में जा सकते हैं। इस तरफ भी क्या है, 1 2 3, तीनों जा सकते हैं ओवरलैपिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ड्रॉ करते हैं तीनों को। दिस इज X, दिस इज Y और Z को अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड दिस इज Z। क्लियर। X Y Z हो गया, इसका PZ PY एंड PX। अब इनके पास इनके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन और PX के पास भी इसका इलेक्ट्रॉन है। सेम कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर इसके पास भी है, वो भी नाइट्रोजन एटम, ये भी नाइट्रोजन एटम, इसके जैसा सेम स्ट्रक्चर इसके पास भी है। सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर हियर। इसके
PZ के साथ हमने इसके PZ की ओवरलैपिंग करा दी। इसका PY यहाँ पे है और इसका PX यहाँ पे है। इसका PX, इसका PY और इसका PZ ओवरलैप होके बैठा है। डन। तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, PZ ने PZ के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया। इज दिस थिंग इज क्लियर? जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले बनता है। नेक्स्ट, ये जो PY है, ये PY के साथ किस टाइप की बॉन्ड बनाएगा? PY का लॉब PY के लॉब के साथ PY पाई बॉन्ड। सेम PX के साथ PX के साथ कैसा बॉन्ड बना लेगा? पाई बॉन्ड। सो एक तो हो गया हेड ऑन ओवरलैपिंग। उसके बाद दोनों थंब देखिए, आपके एक्सिस कैसे हैं? दिस वन इज द एक्सिस XY, X फर्स्ट फिंगर, थंब एंड मिडल फिंगर। क्या हो रहा है? ये दोनों ओवरलैप करके सिग्मा, थंब के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। और इंडेक्स फिंगर के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। सो देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। So nitrogen 1 sigma and 2 pi bonds are present here. This is our nitrogen. Clear? अगर यहीं पे एक और चीज देखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आपसे पूछी जाए कि कौन से ऑर्बिटल्स का ओवरलैप सबसे ज्यादा होता है, सो PP का ओवरलैप सबसे ज्यादा, फिर SP का और फिर SS का। क्लियर है? दिस इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। PP का ओवरलैप सबसे ज्यादा होता है, फिर SP का और फिर SS का। अगर आपसे बॉन्ड लेंथ पूछी जाए, देखो अब आपने 3 टाइप के बॉन्ड डिस्कस कर लिए। दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन के केस में आपने डबल बॉन्ड पढ़ा था। दिस वन इज ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड। और F2 के केस में सिर्फ एक ही बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड। सो बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो सिंगल सबसे लंबा होता है, फिर डबल और ट्रिपल सबसे छोटा। बॉन्ड लेंथ में सिंगल सबसे बड़ा, डबल फिर ट्रिपल। बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी जाए, स्ट्रेंथ का मतलब होता है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए। सो सिंगल को तोड़ने के लिए सबसे कम, फिर डबल और फिर ट्रिपल। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? अगर रिएक्टिविटी पूछी जाए आपसे कि कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये बहुत लूजली हेल्ड होते हैं। ऐसा नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होती, लूजली हेल्ड होते हैं और इजीली रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। सो रिएक्टिव कौन है सबसे ज्यादा? ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है? बात की जाए ट्रिपल बॉन्ड में, तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। डबल के अंदर एक सिग्मा और एक पाई। सिंगल बॉन्ड की बात की जाए तो सिंगल में सिर्फ एक सिग्मा होता है। बोर्ड विजिबल है? डबल ट्रिपल के अंदर 1 सिग्मा 2 पाई। अगर विजिबल नहीं है तो सुन लीजिए, ट्रिपल के अंदर होता है 1 सिग्मा एंड 2 पाई, डबल में होता है 1 सिग्मा एंड 1 पाई, और सिंगल में होता है 1 सिग्मा। Is this point is clear? The next we are going to discuss about the difference between sigma and pi. नोट कीजिए इसको, फिर हम differences देखते हैं. So the last topic of valence bond theory is difference between sigma and pi bond. तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में हमने वही पॉइंट्स लिखे हैं जो हमने उसको डिस्कस करते टाइम आपको बताए. पहला, कैसे बनते हैं सिग्मा बॉन्ड? एंड टू एंड ओवरलैप से, या आप बोल सकते हो हेड ऑन ओवरलैप से. ये दोनों हेड ऑन ओवरलैप से कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनते हैं. पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? बाय साइडवेज ओवरलैप. हेड ऑन से सिग्मा और पाई बनते हैं साइडवेज ओवरलैप से. सिग्मा बॉन्ड के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है. सिंपली सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहे थे? ओवरलैपिंग, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड था. जबकि पाई बॉन्ड का केस कैसा था?
एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरन्यूक्लियस से नीचे. सो हियर आर 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जिस्ट. 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसीलिए वीक होता है. दिस इज अ वीक बॉन्ड. सिग्मा कैसा है हमारा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ज्यादा स्टेबल है. पाई जो है वो वीक बॉन्ड है और कम स्टेबल है. देखिए जब हमने रिएक्टिविटी के बारे में बताया था तो हमने कहा कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो सिंपल सी बात है, जिनकी स्टेबिलिटी कम होती है वो रिएक्ट करते हैं जा जाके किसी के साथ. स्टेबल इंसान क्या करेगा? चुपचाप बैठा रहेगा. जो डीस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, वो जाके रिएक्ट करता है. सो दे आर लेस स्टेबल. एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एक अकेला सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल में आ सकता है. जैसे देखो H2 सिर्फ सिग्मा है, F2 सिर्फ सिग्मा है, HF सिर्फ सिग्मा है. बट जो हमारा पाई है, पाई भैया, वो डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. वो अकेले रहना पसंद तो कर ले बट उनसे रहा नहीं जाता, वो रह नहीं सकते. तो पाई बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो कंपल्सरी है कि वहां पे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा और फिर पाई बॉन्ड बनेगा. हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स अपॉन ओनली सिग्मा बॉन्ड. इस वर्ड को देख के घबराइए मत, हमारा नेक्स्ट लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ही रहेगा. क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करती है, पाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करती. सिग्मा बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल है. याद करो ये डायग्राम, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल. बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड नो फ्री रोटेशन. No free rotation is available. Shape is determined by sigma bond. No role of pi bond in the determination of shape. Shape जो है वो हम कंसाइजली हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से बताते हैं और हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करता है, पाई को कंसीडर नहीं करता. सो दिस इज ऑल अबाउट वीबीटी. लिमिटेशन वीबीटी की मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बता चुकी हूँ कि वीबीटी ने कहा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है, बट एक्चुअल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है. इस चीज़ को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. सो वीबीटी पढ़ के आइए. अगर आपको कोई भी डाउट आता है वीबीटी में तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए. थैंक यू.